हाय गाइस, मैं यश सर और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इंग्लिश में इसको एसिड, बेस एंड सॉल्ट कहेंगे। तो आइए जानते हैं गाइस, अम्ल के बारे में, क्षारक के बारे में और लवण के बारे में डिटेल से पढ़ने से पहले आइए कुछ इसके जो बेसिक मुद्दे हैं उसके बारे में बात किया जाए। हम लोग अक्सरतः ये देखते हैं या जानते हैं कि गर्मी के मौसम में किसी भी भोजन को या कोई खाद्य पदार्थ रख दिया जाए तो वो खट्टा हो जाता है या कड़वा हो जाता है। इसका कारण जो होता है, इसका रीजन जो होता है वो होता है कि या तो उसमें अम्ल चला जाता है, यानी वो या तो वह खाद्य पदार्थ अम्लीय हो जाता है और नहीं तो वो क्षारीय हो जाता है, इसीलिए वो खट्टा होता है या कड़वा हो जाता है। तो इस तरह के केसेज आते हैं। आपको मैं बता दूंगा, अम्ल और क्षारक जो हैं वे एक दूसरे के प्रभाव को भी खत्म करने का काम करते हैं। इसीलिए तो कोई व्यक्ति जो है ज्यादा भोजन कर लेता है या किसी कारणवश जो है अम्लता से पीड़ित हो गया है, एसिडिटी हो गई है उसके पेट में, तो फिर उसको बेकिंग सोडा वगैरह दिया जाता है या कोई भी ऐसा चीज दिया जाता है कि जो क्षारीय हो। जो क्षारीय होगा वो जाके जो एसिडिटी है पेट में उसको खत्म करने का काम करता है, उसको किल करने का काम करता है। अम्लता हो तो गलती से भी जो है कोई भी अम्लीय चीज नहीं देना चाहिए। यदि उसके पेट में गैस वगैरह है तो ऐसा नहीं कि उसको इमली खिला दो, उसको नींबू पिला दो, ये कोई भी अम्लीय चीज नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी अम्लता कम नहीं होगी। जब अम्लता है उसके शरीर के अंदर, यानी पेट में अम्लता हो गई है, एसिडिटी हो गई है, तो फिर जो है उसको कोई ऐसा चीज दे जो कि उसको खत्म करे, उसको काटने का काम करे। तो क्षारीय चीज जो है उसको देना चाहिए जो खाने लायक हो। उसके बाद से अम्ल शब्द की बात करें गाइज, तो अम्ल जो है, अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं और एसिड जो है वो एसिडस शब्द से बना हुआ है, एसिडस। और एसिडस का मतलब होता है खट्टा। तो अम्ल का एक नेचर है, एक गुण है इसका कि यह स्वाद में खट्टा होता है। नींबू है, इमली है, कच्चा आम है, सेव है, इस सब में अम्ल होता है। बहुत सारे पदार्थ हैं इसमें अलग अलग प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। बैची जो होता है उसमें भी अम्ल होता है, लेकिन उसमें जो अम्ल होता है वो H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। हमारे पेट के अंदर, हमारे पेट में भी अम्ल होता है जो कि भोजन के बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, उसको टुकड़ों में बांटने का काम करता है। उसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो उसी तरह से नींबू में अलग अम्ल पाया जाता है, इमली में अलग अलग पदार्थों में अलग अलग प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। अम्ल की अवस्था की बात करें हम लोग, तो अम्ल जो है, कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो कि द्रव अवस्था में होते हैं, कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में होते हैं, कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो कि गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाद से हम लोग शक्ति के आधार पे बात करें, सभी जितने भी अम्ल हैं उन अम्लों में उनकी शक्ति के अनुसार बात करें तो उसके आधार पर उसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल दोनों जो है आपकी स्क्रीन पे उनके एग्जांपल्स दिखाई दे रहे हैं। अब ये क्षारक की बात करें तो क्षारक को इंग्लिश में बेसेस कहते हैं। बेसेस को जो है अल्कली के नाम से भी जाना जाता है। अल्कली जो शब्द है वो अरबी भाषा के शब्द अल्क्यूली से बना हुआ है, अल्क्यूली से निकला हुआ है। अल्क्यूली का मतलब होता है पौधों का राख। इसीलिए जो क्षारक होता है गाइस, क्षारक की जो स्वाद होता है वो खारा और कड़वा होता है। जैसे उदाहरण की बात की जाए तो चूना है, साबुन है, धोवन सोडा है, खाने वाला सोडा है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि क्षारकों के एग्जाम्पल है। गाइज, शक्ति के आधार पे, शक्ति के अनुसार भी बात किया जाए तो क्षारकों को भी दो ग्रुपों में, दो समूहों में बांटा गया है। एक प्रबल क्षारक और दूसरा दुर्बल क्षारक, जो कि जिसके एग्जाम्पल जो हैं वो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। आपको एक मैं बात बता दूं कि जो प्रबल क्षारक होते हैं वो जल में पूर्णतः जो है वो आयनित होते हैं, लेकिन दुर्बल क्षारक जल में पूर्णतः आयनिक नहीं होते। क्षारक जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, लेकिन अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ये लिटमस पत्र क्या होता है? एक्चुअली लिटमस पत्र एक सूचक होता है, एक इंडिकेटर होता है, जिससे पता चल जाता है अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता का। कोई भी विलयन अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, जांच करना हो, टेस्ट करना हो कि कौन सा नेचर का है, तो इसके लिए हम लोग इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं, सूचक का प्रयोग करते हैं, जिसके बारे में अभी जानेंगे हम लोग। एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि अम्लों का और क्षारकों का विशेष गुण क्या है।
तो अम्ल का विशेष गुण है वो क्षारक को उदासीन करता है, और क्षारक का विशेष गुण है कि वह अम्ल को उदासीन करने का कार्य करता है। तो सबसे पहले अभी हम जानेंगे सूचक के बारे में, इंडिकेटर के बारे में जानेंगे, और उसके बाद से सूचक के बारे में जानने के बाद से जो है हम लोग जो विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं अम्ल की, क्षारक की, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सूचक, गाइज एक्चुअली सूचक होता क्या है? सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने रंग या गंध परिवर्तन के द्वारा पदार्थों की अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता की सूचना देते हैं। यानी या तो उनका कलर चेंज हो जाता है या उनका स्मेल चेंज हो जाता है, और चेंज होने से पता चलता है कि जो पदार्थ है वो अम्लीय है, वो क्षारीय है या उदासीन है। सूचक भी ये दो प्रकार से, उनको दो प्रकार के होते हैं, दो समूह में उनको भी बांटा गया है। एक तो होते हैं जो कि रंग परिवर्तन के द्वारा सूचना देते हैं, तो उनको रंगीय सूचक कहा जाता है, और दूसरा जो है जो गंध परिवर्तन के द्वारा सूचना देते हैं तो उसको गंधीय सूचक के नाम से जाना जाता है। तो सूचक भी जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक रंगीय सूचक और दूसरा गंधीय सूचक। तो रंगीय सूचक में मतलब सूचक के रंग में परिवर्तन होता है और गंधीय सूचक के गंध में परिवर्तन होता है। रंगीय सूचक में जो है तीन सूचक जो सामान्यतः प्रयोग में लाए जाते हैं, ज्यादा पॉपुलर हैं। एक तो लिटमस पत्र है, दूसरा मेथिल ऑरेंज है और तीसरा फिनाल्फथलीन है। जो लिटमस होता है, लिटमस एक्चुअली ये प्राकृतिक सूचक है। लिटमस जो है नेचुरल इंडिकेटर है, और मेथिल ऑरेंज, फिनाल्फथलीन ये संश्लेषित हैं, ये बनाए गए होते हैं, सिंथेटिक होते हैं। लिटमस की बात की जाए तो लिटमस विलियन जो है बैंगनी रंग का एक उदासीन अर्क है जो कि थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधा से बनाया जाता है। यह ना ही अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। अम्लीय विलयन में जब इसको डालते हैं तो ये लाल हो जाता है और क्षारीय विलयन में यह नीला हो जाता है। फिर इसके बाद से इसमें जो है लिटमस, इसमें क्या करते हैं, फिल्टर पेपर डालकर उसके टुकड़े को जो है सुखा दिया जाता है। सुखा देने के बाद से मतलब इस ये लाल और नीला हो जाता है और इसको रख दिया जाता है, इसको संरक्षित कर दिया जाता है, लिटमस पत्र बन जाता है। प्रयोगशाला में जो है यह लिटमस जो है पत्र के रूप में या विलयन के रूप में प्रयोग किया जाता है, और रंग परिवर्तन के द्वारा जो है वो सूचना देता है कि विलयन किस प्रकार का है, अम्लीय विलयन है कि क्षारीय विलयन है। उसी प्रकार से बात किया जाएगा तो प्राकृतिक सूचक में बात करते हैं तो हल्दी जो है, या लाल पत्ता गोभी है, या लाल बैगन है, या लाल सलजम है, ये सभी जो, या हाइड्रोजेनिया है, पिटूनियम है, या जेरानियम है, ये सभी जो है ये फूलों में, इनके फूलों में रंजक पाया जाता है जो अपने रंग परिवर्तन के द्वारा जो है अम्लीय या क्षारीय होने की सूचना देते हैं किसी भी विलयन की। गंधीय सूचक की बात की जाए तो जैसे प्याज है, वनीला है, लौंग है, लौंग का जो तेल होता है इत्यादि, ये सब ये जो गंधीय सूचक होते हैं क्योंकि इसमें एक विशेष प्रकार का गंध होता है। इसको जब जो है अम्लीय या क्षारीय विलयन में जब इसको डाला जाता है तो या तो इनका गंध परिवर्तन हो जाता है या इनका गंध समाप्त हो जाता है, जिससे कोई भी नेत्रहीन व्यक्ति है वो भी जो है पता कर लेता है, उसको भी पता चल जाता है कि जो विलयन है वो अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। आपकी स्क्रीन पे जो है कुछ दिखाई दे रहे हैं, कुछ सूचकों में रंग या गंध परिवर्तन जो होता है उस तरह की सारणी दिखाई दे रही है, आप बखूबी समझ सकते हैं कि किस तरह से। अभी जितने भी सूचकों को आपने देखा है उसमें लिटमस पत्र जो है, मेथिल ऑरेंज और फिनाल्फथलीन, इसी का प्रयोग जो है प्रयोगशाला में किया जाता है। शेष सूचकों का उपयोग प्रयोगशाला में नहीं किया जाता है। इसका कारण है कि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ ये धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए इनका उपयोग जो है प्रयोगशाला में नहीं किया जाता। ये तीन सूचक याद रखेंगे हमेशा, लिटमस, मेथिल ऑरेंज और फिनाल्फथलीन, जिसमें आपको याद होना चाहिए लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, मेथिल ऑरेंज और फिनाल्फथलीन जो है संश्लेषित सूचक है।
आइए अब हम जानते हैं कि अम्ल की डेफिनेशन, अम्ल का डेफिनेशन क्या होगा, अम्ल की परिभाषा क्या होगी, और आर्हेनियस महोदय ने अम्ल के बारे में क्या कहा, यह सम्मिलित रूप से क्या इसकी परिभाषाएं दी जा सकती है। आर्हेनियस महोदय जो हैं वे अम्ल की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ देने का कार्य करता है। जिसे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो हमारे पेट में HCl रहता है, ये है। इसको जब जल में घुलाते हैं तो H+ और Cl- ये ब्रेक हो जाता है। उस तरह सल्फ्यूरिक अम्ल को भी जल में घुला रहे हैं तो ये H+ अलग हो गया, SO4 2- ये जो है ये आयन को दिखा रहा है, यानी H+ आयन अलग हो गया। ये नाइट्रिक अम्ल है HNO3, यहाँ H+ अलग हो गया और NO3 पे एक आयन होता है, माइनस चार्ज लगा होता है। यहाँ देखिए SO4 पे 2 माइनस चार्ज लगे होते हैं और हाइड्रोजन पे एक माइनस चार्ज लगा होता है, तो 2 हाइड्रोजन है। तो एक्चुअली आर्हेनियस महोदय ने कहा क्या कि अम्ल वो पदार्थ होता है जो जल में घुलकर H+ आयन देने का कार्य करता है। उसी तरह से क्षारक के बारे में भी उन्होंने बताया, लेकिन एक चीज याद रखिएगा गाइज कि ये जल में घुलने के बाद से H+ जो HCl है या H2SO4 है या कोई भी अम्ल है या नाइट्रिक अम्ल है, कुछ भी हो, ये जल में जब घुलता है तो इसका H+ आयन जो है इस रूप में ये नहीं दिखाई देता है। ये जो इसका हाइड्रोजन जो आयन है वो पानी में भी घुल जाता है और वो पानी में घुलकर हाइड्रोनियम आयन बनाने का काम करता है। जो जल का रासायनिक सूत्र है H2O होता है, ये क्या करता है H3O+, ये हाइड्रोनियम आयन बनाने का कार्य करता है। इसी स्टेट में वो पाया जाता है जल में। लेकिन जल में ही ऐसी घटना घटती है कि ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोजन आयन अलग हो जाता है और यही हाइड्रोजन आयन जो है जल में जाके ऐड होकर जो है हाइड्रोनियम आयन बनाने का कार्य करता है। क्षारक के बारे में आर्हेनियस महोदय ने बताया कि क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर जो है हाइड्रोक्साइड आयन OH- देने का कार्य करते हैं, यानी देते हैं। OH- ये हाइड्रोक्साइड आयन है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिख दिया है NaOH। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, इसको जब जल में घुलाया है तो सोडियम जो है अलग हो गया है और OH जो है इसका हाइड्रोक्साइड अलग हो गया है। ये सोडियम आयन है, ये हाइड्रोक्साइड आयन है। उसी तरह KOH, यहाँ आप देख सकते हैं इसका K अलग हो गया है, पोटेशियम अलग हो गया और हाइड्रोक्साइड अलग हो गया है। तो ये क्षारक की प्रवृत्ति होती है कि ये जल में घुलने के बाद से जो है हाइड्रोक्साइड आयन देने का कार्य करते हैं, OH- देने का कार्य करते हैं। एक चीज याद रखिएगा गाइस कि सभी क्षारक जो है जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं उनको क्षार कहते हैं, उनको एल्कली कहते हैं। जो जल में घुल जाए उनको क्षार कहते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सभी क्षार तो क्षारक हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं है, क्योंकि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। आइए अब हम जानते हैं अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षार का कैसा बिहेव होता है, कैसा व्यवहार होता है। तो जो साइंस का लैब होता है, जो साइंस का प्रयोगशाला होता है, उसमें जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है, नाइट्रिक अम्ल HNO3 है या एसिटिक अम्ल जो है CH3COOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है COH2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है MgOH2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH। ये जितने भी हैं इनके नमूने को जो है एकत्र किया जाता है और फिर जो है प्रत्येक के विलयन की एक बूंद को जो है, जो घड़ी कांच होता है, जो वॉच ग्लास होता है, उस पर लेकर लाल लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र, फिनाइल्फ्थैलीन और मेथिल ऑरेंज के विलयन के साथ जब जांच किया जाता है तो रंग के परिवर्तन के द्वारा यह पता चल जाता है कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा पदार्थ क्षारक है। अम्ल जो है लाल लिटमस पत्र, जो लाल लिटमस विलयन है, इस पर जो है कोई प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन नीले लिटमस पत्र को वो लाल कर देता है। उसके बाद से रंगहीन जो फिनाइल्फ्थैलीन होता है उस पर भी अम्ल कोई प्रभाव नहीं डालता है, एवं मेथिल ऑरेंज के नारंगी रंग को जो है वो लाल कर देता है। क्षारक भी जो है लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है, लेकिन नीले लिटमस विलयन को कोई प्रभाव, उस पर कोई प्रभाव डालता नहीं है। जो रंगहीन फिनाइल्फ्थैलीन है उसको गुलाबी कर देता है क्षारक, और मेथिल ऑरेंज के नारंगी रंग को जो है वो पीला कर देता है। तो इस तरह से लैब में जो है हम पता कर सकते हैं कि कौन सा विलयन जो है वो किस प्रकार का है। अब रासायनिक गुणधर्म में हम जानेंगे कि अम्ल जो है वो क्षारक के साथ, अम्ल और क्षारक जो है वो धातु के साथ जो है कैसे रिएक्ट करते हैं,
हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो धातुएं हैं वो अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है, यानी जब किसी भी अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो फिर वहां लवण बनता है और एक गैस रिलीज होती है, गैस मुक्त होती है, जिसको हाइड्रोजन गैस कहा जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि अम्ल में हाइड्रोजन होता है, तो जब भी धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है अम्ल से, तो वहां से जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है और जो अम्ल के शेष अवशिष्ट हैं उनके साथ बनकर जो है मतलब अभिक्रिया करके धातु एक यौगिक बनाती है, जो कि जो लवण होता है, जिसे सॉल्ट कहा जाता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि जो जिंक है, जिंक के टुकड़ों को जो है प्रखनली में रख दिया गया है और यहाँ पे तनु जो है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर जब उस जिंक उसमें डाला गया है तो फिर जिंक के टुकड़ों से जो है एक गैस का वहां आप देख रहे हैं बुलबुला निकल रहा है, जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। ये एक्चुअली जो बुलबुला होता है ये हाइड्रोजन गैस होती है, जिसको जो है निकास नली के माध्यम से साबुन के विलयन में प्रवाहित किया जा रहा है और वहां से जो है हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले निकल रहे हैं, जिसके पास जब मोमबत्ती लेकर जाई जाती है तो फटफट की आवाज के साथ जलता है। यह हाइड्रोजन का एक विशेष गुण होता है कि यह जो है फटफट की आवाज के साथ जलता है। उपरोक्त अभिक्रियाओं को जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल किसी के साथ भी करते हैं तो उस केस में भी जो है लवण और एक गैस बनता है, जिसको हाइड्रोजन गैस कहा जाता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जब जिंक धातु को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जा रही है तो जिंक क्लोराइड बन रहा है तथा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। उस तरह जब जिंक को जो है तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जा रही है तो जिंक नाइट्रेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं जब जिंक को जो है तनु एसिटिक एसिड के साथ, एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जा रही है तो उस केस में भी जिंक एसीटेट बन रहा है तथा एक गैस रिलीज हो रही है, जिसका नाम हाइड्रोजन गैस है। गैस आपको स्क्रीन पे धातुओं की सक्रियता श्रेणी दिखाई दे रही है। आप हमेशा याद रखेंगे कि जो धातुओं की सक्रियता श्रेणी में जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले धातु हैं वे हमेशा तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जो है हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं और लवण बनाते हैं, तथा हाइड्रोजन से नीचे जो धातुएं हैं जैसे दिखाई दे रहा है आपको कॉपर दिखाई दे रहा है, उसके बाद से आपको पारा है, ये उसके बाद से सोना चांदी है, प्लेटिनम है, ये सभी दिखाई दे रहे हैं आपको। ये हमेशा तनु अम्ल से अभिक्रिया करके जो है हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। उसके बाद से दही एवं खट्टे पदार्थ में जो है अम्ल पाया जाता है। जो भी खट्टे पदार्थ हैं आपको पता है कि उसमें कोई ना कोई अम्ल पाया जाता है। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसीलिए जो है धातु के बर्तन, कोई भी धातु का बर्तन हो जैसे पीतल हो, तांबा आदि से बना हुआ कोई बर्तन हो, उसमें जो है दही या कोई भी खट्टा पदार्थ रखने की सलाह नहीं दी जाती है। इसका कारण यही है कि वह जो पदार्थ है खट्टा पदार्थ वो धातु से अभिक्रिया करके, धातु का जो बर्तन है उससे अभिक्रिया करके जो है वो विषैला हो जाता है और खाने योग्य नहीं रह जाता है। इसीलिए हमेशा ये सलाह दी जाती है कि कोई भी धातु का बर्तन हो उसमें जो है दही या कोई भी खट्टा पदार्थ नहीं रखना चाहिए। अब आइए हम बात करेंगे हम लोग कि धातु का क्षारक के साथ अभिक्रिया होता है तो क्या होता है, इसको लेकर हम लोग बात करेंगे। गाइस क्षारक अम्ल की तरह ही धातुओं के साथ अभिक्रिया करके जो है लवण और एक गैस बनाते हैं, जिस गैस का नाम हाइड्रोजन गैस है। जैसा हम लोगों ने देखा है, अम्ल में देखा हम लोगों ने जो एक प्रखनली तैयार की गई थी, पूरी व्यवस्थाएं बनी थी, उसी तरह से आप जो है एक प्रखनली लेकर उसमें लगभग जो है 5 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल डाल दीजिए और उसमें कुछ जिंक के दानेदार टुकड़ों को डाल दीजिए और उसे जब गर्म कीजिएगा तो आप पाएंगे कि जिंक के दानेदार टुकड़ों से गैस निकल रही है, जो कि पाइप के माध्यम से, जो निकास नली के माध्यम से बाहर आ रही है। वो जो गैस है उस गैस के पास जब जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाते हैं तो मोमबत्ती जो है फटफट की आवाज के साथ जलता है। इससे पता चलता है कि जो गैस निकल रही है इस गैस का नाम हाइड्रोजन है।
आप उसकी अभिक्रिया देख सकते हैं कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि जब जिंक जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो वहां पे गैस सोडियम जिंकेट बनता है जो सॉल्ट होता है और एक गैस रिलीज होती है जो कि हाइड्रोजन गैस है। लेकिन हमेशा याद रखेंगे कि यह अभिक्रिया जो है सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। सभी धातुओं के साथ जो है क्षारक अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं। इसके अलावा जो है जिंक के अलावा एल्युमिनियम के साथ या टीन वगैरह जो है इसके साथ भी अभिक्रिया करके जो है क्षारक हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। रीजन ये है कि ये जो एल्युमिनियम है या टीन है जो ये उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में हम लोग बात करेंगे। अम्ल और क्षारक दोनों के गुण रखते हैं, उसी को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो एल्युमिनियम के साथ भी सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करके जो है सोडियम एल्यूमिनेट बनाते हैं और एक गैस मुक्त करते हैं हाइड्रोजन गैस। तथा टीन के साथ भी सेम अभिक्रिया होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब अभिक्रिया करता है तो सोडियम स्टेनाइट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आइए अब हम लोग बात करेंगे कि धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जो है अम्ल जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, तब क्या बनता है, किस चीज का निर्माण होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस याद रखिएगा सभी धातु कार्बोनेट, किसी भी धातु का कार्बोनेट हो, जैसे सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 होता है, यानी किसी भी धातु में CO3 लगा हुआ हो, कार्बोनेट लगा हुआ हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट लगा हुआ हो, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3, इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम लोग पढ़ते हैं। तो सोडियम के साथ हो या किसी भी धातु के साथ हो, तो कोई भी धात्विक कार्बोनेट हो यानी धातु का कार्बोनेट या धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, उसके साथ जब अम्ल अभिक्रिया करता है तो संगत लवण बनाता है, जल बनाता है और वहां भी एक गैस रिलीज होती है जिस गैस का नाम कार्बन डाइऑक्साइड होता है। गाइस यहां जो गैस बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसके लिए आपकी स्क्रीन पे फिगर दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। इस तरह का आप दो प्रश्नाली ले सकते हैं, उसमें A, B दो लेवल चढ़ा दीजिए आप, और प्रश्नाली ए में 0.5 ग्राम जो है सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए, प्रश्नाली में 0.5 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लीजिए और दोनों प्रश्नाली में जो है 2 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिए, HCl डालिए। फिर देखिए क्या होता है। अभिक्रिया के दौरान आप पाएंगे कि उससे गैस रिलीज हो रही है, जो गैस जो है निकास नली के माध्यम से, आप देख सकते हैं फिगर में, निकास नली के माध्यम से जो गैस जो है बाहर उसको ले लिया जा रहा है। उस गैस को क्या कीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन है, जो चूने का पानी है, उस पानी में उस गैस को जब हम लोग संग्रहित करते हैं तो देखते हैं कि जो चूने का पानी होता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन होता है, वो जो है दूधिया रंग का हो जाता है। इसी क्लास में चैप्टर 1 में आपने पढ़ा होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करके जो है कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, जिससे उसका रंग दूधिया हो जाता है, मिल्की हो जाता है और संगमरमर सी सफेदी आ जाती है जब दीवारों की पुताई हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे भी वही स्थिति होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब उस गैस को प्रवाहित करते हैं तो उसको दूधिया बना देता है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि वो गैस जो आ रही है उस गैस का नाम कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। या उस गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती या माचिस की तिल्ली कोई भी लेकर जाइएगा आप, तो जलती हुई माचिस की तिल्ली हो या मोमबत्ती हो बुझ जाती है। इससे भी स्पष्ट होता है कि जो गैस रिलीज हो रही है वो गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर आइए हम बात करें कैल्शियम के विभिन्न रूपों की बात करें तो हम देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूपों की बात करें तो गाइस आप देखते हैं कि जो चूना पत्थर होता है, जो लाइमस्टोन होता है या चॉक जिससे आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, खड़िया जिसको बोलते हैं, या संगमरमर जो होता है, मार्बल जो होता है, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट के ही विभिन्न रूप होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को जब गर्म किया जाता है गाइस तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने का काम करता है, जिसको बुझा हुआ चूना कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CaOH द होल ट्वाइस को जो है बुझा हुआ चूना कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो है अधिक पानी में घोलकर उसको जो है छान लिया जाता है और जो छना हुआ जो द्रव प्राप्त होता है उसी को चूने का पानी कहा जाता है।
ये बात याद रखेंगे। एक चीज और याद रखेंगे गाइस कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो भी जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके साथ अभिक्रिया करके जो है एक गैस बनाता है। उस गैस का भी नाम कार्बन डाइऑक्साइड ही है। यानी वो ऐसी गैस बनाता है जिस गैस के पास यदि जलती हुई माचिस की तिल्ली या मोमबत्ती लेकर जाए तो उसको बुझा सकती है। तो आप इजीली जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कौन सी गैस है। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है अभिक्रिया की कैल्शियम कार्बोनेट जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ HCl के साथ अभिक्रिया करके जो है क्या क्या बनाता है। सेम प्रकार की प्रक्रिया जो है तनु H2SO4 और तनु HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भी यह जो है कैल्शियम कार्बोनेट इसी तरह की अभिक्रिया करने का कार्य करता है, लवण बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्माण करता है। फिर अगली कड़ी में हम बात करेंगे अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया कैसे करते हैं, हाउ दे रिएक्ट टू ईच अदर। एसिड एंड बेस हाउ रिएक्ट टू ईच अदर की बात हम लोग करेंगे। तो अम्ल एवं क्षारक गाइस सबसे पहले आप जान लीजिए कि दोनों एक दूसरे को उदासीन करते हैं। बोथ किस ईच अदर, दोनों एक दूसरे को मारते हैं, दोनों एक दूसरे के नेचर को खत्म करने का काम करते हैं। तो अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया जो है उसकी अभिक्रिया से लवण और जल बनता है और दोनों का मेन गुण है कि दोनों एक दूसरे को उदासीन करते हैं। इसीलिए इनके बीच जो अभिक्रिया होती है उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि फिगर में दिखाया गया, आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बना रहा है और H2O बना रहा है, जल। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वो एक क्षारक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, HCl क्या है, एक अम्ल है। दोनों अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं जो लवण है। यहाँ अम्ल कहीं नहीं दिख रहा है और जल बन रहा है। उसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके भी सोडियम सल्फेट बना रहा है जो लवण है और साथ में जल बना रहा है। आपके स्क्रीन पे स्पष्ट रूप से जो है ये अभिक्रियाएं दिखाई दे रही हैं। अब आइए हम बात करेंगे अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया की। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड, अम्ल के साथ जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वे किस तरह से अभिक्रिया करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के समान ही जो धात्विक ऑक्साइड है वे अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जब धात्विक ऑक्साइड भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहे हैं तो इससे क्लियर हो गया कि धात्विक ऑक्साइडों की जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है, वो क्षारीय होता है। इसीलिए उनको क्षारीय ऑक्साइड भी कहा जाता है। आपको स्क्रीन पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा गाइज, आप देख सकते हैं कि जो धात्विक ऑक्साइड कॉपर धातु का ऑक्साइड है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कॉपर क्लोराइड बना रहा है और जल बना रहा है, लवण और जल बनाने का कार्य कर रहा है। उसी तरह से कॉपर ऑक्साइड के साथ जो है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल भी अभिक्रिया करके जो है कॉपर सल्फेट बनाने का काम कर रहा है तथा जल बना रहा है। तो याद रखेंगे कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति जो होती है वह क्षारीय होती है, इसीलिए उनको क्षारीय ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। फिर अब बात करेंगे कि क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड किस तरह से अभिक्रिया करते हैं। तो क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड जो है अम्ल के रूप में अभिक्रिया करते हैं। यानी अधात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, इसीलिए अधात्विक ऑक्साइड को भी जो है अम्लीय ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अधातु का ऑक्साइड है, कार्बन का ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, वह CaO द होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो क्षारक है उसके साथ अभिक्रिया कर रहा है तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल बन रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट लवण है और जल बन रहा है। उसी तरह से सल्फर का ऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो सोडियम सल्फाइड बन रहा है, लवण और जल बन रहा है। तो इससे भी क्लियर हो गया कि अधात्विक ऑक्साइडों की जो प्रकृति होती है, अधात्विक ऑक्साइडों की जो नेचर होती है वो अम्लीय होती है।
लेकिन इसमें हमेशा याद रखेंगे कि सभी अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के नहीं होते हैं, अम्लीय नेचर के नहीं होते हैं, ये बात आपको याद रखना है। जैसे हाइड्रोजन का ऑक्साइड है H2O, जल है, जिससे नाइट्रोजन का ऑक्साइड है NO है, CO है, कार्बन का ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की तो प्रकृति होती है अम्लीय, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, N2O की बात करें, ये इन आधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति जो होती है वो अम्लीय नहीं होती है, उदासीन होती है। यानी ना ही ये अम्लीय होते हैं और ना ही ये क्षारीय होते हैं। गाइस, हम जानते हैं कि सभी अम्ल जो है, जितने भी अम्ल हैं, वे धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। लेकिन सवाल एक खड़ा होता है कि क्या हाइड्रोजन युक्त जितने भी यौगिक हैं सभी यौगिक अम्ल हैं? जिन जिन यौगिकों में हाइड्रोजन है क्या वे सभी अम्ल हैं? इसका जवाब होगा गाइज नहीं। कैसे? आइए इसको एक प्रयोग के द्वारा हम देखते हैं। जितने भी हाइड्रोजन युक्त यौगिक हैं वे अम्ल नहीं है। हम जो है एग्जाम्पल लेंगे दो यौगिकों का। एक जो है ग्लूकोज C6H12O6, इसमें भी हाइड्रोजन है, और दूसरा एग्जाम्पल लेंगे अल्कोहल का C2H5OH। इन दो एग्जाम्पल को लेंगे हम, और हम लोग जो है एक प्रयोग करेंगे और प्रयोग के द्वारा पता करेंगे कि इन यौगिकों में भी हाइड्रोजन है। क्या ये यौगिक जो है अम्ल हैं? इनके अंदर अम्लीय गुण है कि नहीं है? तो प्रयोग के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ग्लूकोज है, अल्कोहल है, इन सभी चीजों की थोड़ी थोड़ी मात्रा लेकर विलयन बना लेते हैं। थोड़ा थोड़ा मात्रा का विलयन इसका बना लेते हैं, और फिर एक कॉर्क पर 2 किलो को गाड़कर जो चित्र आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उस हिसाब से चित्रानुसार जो है उपकरण को सजा दिया जाता है, और उपकरण के परिपथ में जो है 6 वोल्ट की एक बैटरी, एक बल्ब और एक स्विच जोड़ दिया जाता है। अब बीकर में क्या करेंगे, थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेकर डालकर उसमें स्विच को ऑन करेंगे, और स्विच ऑन कर देने से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी तो हम देखेंगे कि बल्ब जो है जल रहा है। बल्ब के जलने से ये बात स्पष्ट हो जा रही है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो विलयन में विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो विलयन है वो विद्युत धारा उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक होता है। विद्युत धारा उत्पन्न नहीं करता, विद्युत धारा का उसमें प्रवाह होता है, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत धारा का सुचालक होता है। वो गुड कंडक्टर की तरह काम करता है। इसका रीजन भी होता है कि वो अपने आयनों में टूट जाता है, अपने आयंस में वो टूटता है, हाइड्रोजन आयन उसका अलग हो जाता है। फिर इसी अभिक्रिया को हम H2SO4 के साथ भी दोहराते हैं। तो जब हम H2SO4 के साथ दोहराते हैं तो भी हम पा रहे हैं कि यहां भी जो है वो विद्युत का चालन हो रहा है, जिससे जो है बल्ब जल रहा है। लेकिन अब ये क्या करते हैं, इसी में इसको निकाल के हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक अम्ल हट जाता है। अब क्या करते हैं हम, जब ग्लूकोज का विलयन जो है या अल्कोहल का विलयन जब उसमें डालते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो परिपथ का बल्ब नहीं जलता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ग्लूकोज एवं अल्कोहल जो होता है वो मतलब उसका जो विलयन होता है वो विद्युत का चालन नहीं करता है, तो अतः यह अम्ल नहीं होता है। यानी ऐसा नहीं मान लेना है कि जिन यौगिकों में हाइड्रोजन है वे सारे यौगिक जो हैं अम्ल हैं। अम्ल होगा तो उसका जो जलीय विलयन होगा वो विद्युत का जरूर चालन करेगा,
क्योंकि किसी भी अम्ल का जलीय विलयन जो होता है वो जब उसको जल में घोलते हैं तो उससे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, सॉरी हाइड्रोजन आयन मुक्त हो जाता है, और आयन में टूटने से क्या हो जाता है, वहां इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होने लगता है। इसी प्रकार की अभिक्रिया जो है हम सेम क्षारकों के साथ भी कर सकते हैं कि जितने हाइड्रोक्सिल जो OH जो रखे हुए हैं, क्या सभी क्षारक हैं? जितने भी यौगिकों में OH है, सभी यौगिक क्या क्षारक हैं? तो इसके लिए भी हम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके जो है इन क्षारकों के विलयनों को लेकर और फिर जो है उस प्रयोग को दोहराते हैं, तो पता चलता है कि जो है इनके विलयन को डालने से जो है परिपथ पूरा हो रहा है और बल्ब जल रहा है। तो इस तरह से स्पष्ट हो जाता है गाइस कि क्षारकों के जो विलयन होते हैं वे भी विद्युत का चालन करते हैं, और विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है, जो चालन होता है गाइस, एक्चुअली वो आयनों के द्वारा ही होता है। और अम्ल में धनायन होता है, हाइड्रोजन धनायन होता है, और जितने क्षारक होते हैं उसमें ऋणायन होता है, हाइड्रोक्सिल आयन होता है OH माइनस, और इन्हीं आयनों के द्वारा जो वो क्या होता है, वहां पे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अम्ल एवं क्षारकों के आयनों में टूटने के कारण अम्ल एवं क्षारक विद्युत के सुचालक होते हैं। इन्हें ही विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। और स्पष्ट हो गया कि ग्लूकोज और एल्कोहल का जलीय विलयन जो है वो आयनों का निर्माण नहीं करता है, आयनों में नहीं टूटता है, इसीलिए जो है इनका जलीय विलयन जो है विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता है। अतः इनका गुण ना ही ये अम्ल होते हैं और ना ही ये क्षारक होते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे गाइस कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक का क्या होता है। अम्ल या क्षारक जो है जलीय विलयन में किस तरह का गुण दिखाता है। तो हमेशा याद रखिएगा आप कि अम्ल और क्षारक जो है जलीय विलयन में ही अपने आयनों में टूटता है, अपने आयनों में ब्रेक होता है। यदि जल नहीं हो, नमी नहीं हो, तो फिर अम्ल और क्षारक अपने आयनों में नहीं टूटेगा। जैसे आप क्या कीजिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इसका गैस ले लीजिए या पाउडर ले लीजिए और उसको जो सूखे लिटमस पत्र पे डालिए, कोई कलर में चेंज नहीं होगा। लेकिन लिटमस पत्र यदि भीगा हुआ होगा, गीला होगा, तब जाके जो है उसके कलर चेंज होंगे, वो नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि अम्ल हो या क्षारक हो, वो जलीय विलयन में ही अपने आयनों में टूटते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि अम्ल जो है वो हाइड्रोजन धनायन देता है और क्षारक जो है जलीय विलयन में जो है हाइड्रोक्सिल ऋणायन देने का कार्य करता है। ये अम्ल और क्षारक को जल में मिलाने की जो प्रक्रिया होती है गाइस, एक्चुअली ये उष्माक्षेपी होती है। और अम्ल और क्षारक को जब जल में मिलाते हैं तो वो तनुकृत भी होता है, उसका पावर भी कमजोर होता है। उष्माक्षेपी की जांच के लिए जैसे मैं आपको कहूं कि एक बीकर में लगभग 10 ml पानी ले लीजिए और उसमें कुछ बूंद जो है H2SO4 का या HNO3 का या HCl का कोई भी डालिए और उसको हिलाइए धीरे धीरे। बीकर को धीरे धीरे हिलाइए। धीरे धीरे हिलाने के बाद कुछ समय बाद उसके आधार को छूइएगा, पाएंगे कि उसका आधार गर्म हो चुका है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जल में जो है शांत रम्ल ही मिलाएंगे, तब तो तनु होगा, तब तो कमजोर होगा। घुलाने की प्रक्रिया जो होती है उष्माक्षेपी होती है, यानी वहां उष्मा उत्पन्न होता है। इसी तरह से क्षारक के साथ भी आप दोहरा सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी आप जब उसको दोहराएंगे, जब जल में सोडियम हाइड्रोक्साइड को घुलाएंगे तो पाएंगे कि वहां भी उष्मा उत्पन्न हो रही है। तो अम्ल और क्षारक को जो है जल में घुलाने की प्रक्रिया जो होती है ये उष्माक्षेपी होती है। इसीलिए जो है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अम्ल या क्षारक का कोई भी पदार्थ होता है उसके ऊपर एक सिंबल दिखाई देता है जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस सिंबल ये कहता है कि अम्ल या क्षारक को जल में घुलाना चाहिए।
न कि अम्ल या क्षारक में जल को डालना चाहिए। अम्ल और क्षारक को धीरे धीरे करके जल में मिलाने से, तनुकृत जब भी करना है उसको कमजोर करना है तो उसको डालते रहना चाहिए और उसको हिलाते रहना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे जो है वो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया जो है ऊष्मा तो उत्पन्न करेगी लेकिन शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचेगा। और अम्ल में जल को घुलाएंगे तनुकृत करते समय तो विशाल मात्रा में वहां ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है और वहां मिश्रण में एक उफान आ सकता है और मिश्रण जो है वो छटक के आपके कपड़े पे, चेहरे पे लग सकता है, जल सकते हैं आप। इसीलिए अम्ल और क्षारक का जो भी विलयन होता है उसमें जो है ये सिंबल जो आपको स्क्रीन पे मैंने दिखाया था वो दिखाई देता है। जल में अम्ल या क्षारक को मिलाने पर उसके आयतन सांद्रता में प्रति इकाई, जो उसकी आयन सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को ही तनुकरण कहते हैं, डिल्यूशन कहा जाता है। और इस तरह से जो प्राप्त अम्ल या क्षारक होता है उस अम्ल या क्षारक को तनु अम्ल या तनु क्षारक कहा जाता है। जो सांद्र अम्ल होते हैं उसमें जो है जल की मात्रा कम से कम होती है, लेकिन जो तनु अम्ल होते हैं उसमें जल की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक रहती है। ये आप याद रखिए। अब अगले पॉइंट पे हम सेम यही प्रक्रिया क्षारक के साथ भी होती है। अब अगले पॉइंट पे हम बात करेंगे कि अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। हाउ स्ट्रोंग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशंस, इसकी हम बात करेंगे। तो गाइज आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अम्ल में जो है हाइड्रोजन आयन होता है और क्षारक में जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन होता है, OH- होता है। तो ये यदि हम जानने का प्रयास करें कि किसी भी विलयन में, वो अम्लीय विलयन हो या क्षारीय विलयन हो, उसमें उपस्थित जो आयनों की संख्या है वो कितनी है, यानी अम्ल में हाइड्रोजन आयन कितना है, क्षारक में हाइड्रोक्साइड आयन कितना है, इसकी जानकारी के लिए हमें जो है एक इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है जिसको सार्वत्रिक सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर कहा जाता है। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है गाइज वो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है जो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की भिन्नता के अनुरूप जो है भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करता है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए सन 1909 ईस्वी में एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे जिनका नाम था SPL सोरेनसेन। फ्रेंच वैज्ञानिक SPL सोरेनसेन ने एक स्केल विकसित किया जिसको pH स्केल कहा जाता है। और पीएच में, ये पीएच स्केल में P4 जो होता है वो पुषांश होता है, POTENZ, जिसका अर्थ होता है पावर, शक्ति, यानी, और H जो है हाइड्रोजन का सूचक होता है, यानी हाइड्रोजन आयन की शक्ति बताती है वो पीएच स्केल। तो पीएच स्केल का जनरली यही अर्थ हो गया कि हाइड्रोजन आयन की शक्ति। पीएच का जो मान होता है वो 0 से लेकर 14 के बीच में होता है। उदासीन विलयन यदि हो तो उसका पीएच जो है वो 7 होता है, उसका पीएच मान। अम्लीय विलयन का पीएच मान जो है 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। पीएच का मान 7 से जितना ही कम होगा वो विलयन जो है उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। यानी किसी का पीएच यदि 6 है तो वो अम्लीय है लेकिन कमजोर अम्ल है, किसी का पीएच यदि 2 है तो अम्लीय है लेकिन ज्यादा अम्लीय है, मजबूत अम्ल है। और उसी तरह से क्षारीय में 7 से अधिक जैसे जैसे बढ़ते चला जाएगा उस पीएच मान, उसका क्षारीय विलयन उतना ही ज्यादा वो मजबूत होते चला जाएगा। जैसे यदि किसी का पीएच
9 है तो वो क्षार है लेकिन कमजोर क्षार है, और किसी का pH 13 है तो मजबूत क्षार हो गया। हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान उतना ही कम होगा, और हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी कम होगी उसका पीएच मान उतना ही अधिक होगा। तो पीएच को परिभाषित करने की बात की जाए तो आप सीधा सा कह सकते हैं कि किसी भी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का जो ऋणात्मक लॉग होता है उसी को जो उस विलयन का पीएच कहते हैं, यानी पीएच इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग एच प्लस, ये होता है। या आम बोलचाल में आप बोल सकते हैं कि पीएच स्केल जो होता है वो एक प्रकार का पैमाना होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता की जांच करते हैं। आपको स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे रहा होगा, उससे जो है वो आप स्पष्ट रूप से पता कर लेंगे कि 7 जब आप देख सकते हैं कि 7 जब पीएच है तो उदासीन है, जब पीएच जो है 7 से कम है तो अम्लीय हो रहा है, कब दुर्बल अम्ल है कब प्रबल अम्ल है। उसीलिए पीएच का मान उसके बाद से जब पीएच का मान 7 से अधिक है तो वो जो है क्षारीय हो रहा है, दुर्बल क्षार कब है प्रबल क्षार कब है, ये आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जो पीएच मान है उसका सार्वत्रिक सूचक पीएच पेपर आता है, यूनिवर्सल जो इंडिकेटर होता है पीएच पेपर, उसके माध्यम से जो है प्राप्त किया जाता है। ये आपको मार्केट में, इंडस्ट्रियल एरिया में आपको आसानी से मिल जाते हैं। उसके कलर चेंज के द्वारा जो पीएच पेपर है उसके कलर चेंज के द्वारा आप स्पष्ट रूप से पता कर सकते हैं कि जो सोल्यूशन है वो अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है, कितना अम्लीय है कितना क्षारीय है कितना उदासीन है, उसके कलर चेंज के द्वारा आप पता कर सकते हैं। जैसे उसका डायग्राम मैंने आपकी स्क्रीन पे डाला है कि पीएच जो है कितना होता है तो किस तरह का वो रंग दिखाने का कार्य करता है, आप स्पष्ट रूप से उसको देख सकते हैं। अम्लीय में भी जो अलग अलग कंडीशन में कैसे कलर चेंजेज होते हैं, उदासीन पर पीएच पेपर का किस तरह का कलर होता है, और क्षारीय में अलग अलग स्थितियों में किस तरह का कलर होता है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इतना जानने के बाद अब आप अम्ल या क्षारक को यदि आप डिफाइन कर रहे हैं तो आप बेटरली उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब अम्ल की परिभाषा पूछी जाए कि अम्ल किसे कहते हैं तो आप कह सकते हैं कि अम्ल वह पदार्थ होता है जिसका स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जो जल में घुलकर जो है हाइड्रोजन आयन देता है, जिसका पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है, जो क्षारीय विलयन को उदासीन कर देता है। ये उसकी विशेषताएं ही उसकी परिभाषा बन जाएंगी। उसी तरह से क्षारक के बारे में कोई कहे तो कहेगा कि क्षारक वह पदार्थ होता है जिसका स्वाद खारा या कड़वा होता है, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन देता है, तथा जो अम्ल को उदासीन कर देता है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ये दोनों जो परिभाषाएं मैंने बोला है ये आपके अंतर में भी काम कर सकता है। यदि कोई कहे कि अम्ल और क्षारक में जो अंतर लिखो तो अम्ल और क्षारक का डायग्राम बना सकते हैं कि अम्ल और क्षारक में निम्नलिखित अंतर है, और लिख सकते हैं कि इसका स्वाद खट्टा होता है अम्ल को लेकर, और क्षारक को लिख सकते हैं इसका स्वाद जो है खारा होता है। उसी तरह लिख सकते हैं नीले लिटमस पत्र को अम्ल जो है लाल कर देता है, क्षारक जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच का मान 7 से कम होता है और क्षारक के पीएच का मान 7 से अधिक होता है। अम्ल जो है क्षारीय विलयन को उदासीन कर देता है, क्षार जो है अम्लीय विलयन को उदासीन कर देता है। अम्ल जल में घुलकर जो है हाइड्रोजन आयन देता है, और क्षारक जो है जल में घुलकर जो है हाइड्रोक्सिल आयन देने का कार्य करता है। अम्ल के बारे में आप लिख सकते हैं कि यह जो है मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है, क्षारक के बारे में लिख सकते हैं कि यह मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। तो ये आपकी परिभाषाएं होंगी और डिफिनेशन भी होगा। मैंने क्षारक और क्षार की बात की थी, मैंने बोला था कि क्षारक और क्षार में अंतर है, जो जल में घुल जाए वही क्षारक है। तो कोई कहे कि क्षारक और क्षार में अंतर लिखो तो आप कह सकते हैं कि सभी क्षारक जल में विलय सभी क्षार जो जल में घुल जाए वही क्षार है,
तो सभी क्षारक जो है जल में विलय नहीं होते हैं, लेकिन सभी क्षार जल में विलय होते हैं। उसके बाद आप कह सकते हैं सभी क्षारक क्षार नहीं है, लेकिन सभी क्षार क्षारक है, क्योंकि क्षार क्षारक से ही निकला हुआ है। बशर्ते अंतर सिर्फ इतना है कि ये जल में घुल रहा है और वो जल में नहीं घुल, वो उसके लिए गारंटी नहीं, कुछ जल में भी घुलता है, कुछ नहीं घुलता है।